जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं अग्निवीर, जो कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखेंगे? इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। आज है साथी 21 अप्रैल, और आज हम देखने वाले हैं 21 अप्रैल के सभी शिफ्टों के लगभग टॉप 50 प्रश्न। क्या देखेंगे? 21 अप्रैल को जो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके लगभग टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हम साथी जीएस जीके और साइंस के प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं साथी? जीएस जीके और साइंस से पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। कुछ इस तरह से साथी प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे इन प्रश्नों से आने वाले दिन में जो आपका एग्ज़ाम है उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, एक बार से आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिरागों ने आंधियों से कहा है, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से कहा है, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब है साथी, आप पूरी ईमानदारी से यदि अपनी मेहनत करते हैं, यदि आप साथी अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं तो आपकी कभी हार नहीं होगी। ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित है सफलता मिलना। वही कह रहा है कि लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिरागों ने आंधियों से कहा है, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से कहा है, उजाला देने वालों की दोस्त कभी हार नहीं होती। चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथ ही आज आपके आंसर जो डिटेल से करवाए जाते थे वो टाइप नहीं हो पाए, तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए फिर भी एनालिसिस लेकर आए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और इनका एक लाइन में आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, बने रहेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो भी आपका राइट आंसर आप लगा के आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न कह रहा है 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? क्या कह रहा है? जो भारतीय टीम विश्व कप विजेता थी 1983 की, इसका कप्तान कौन था? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, जो आपके कपिल देव थे, जो कपिल पाजी थे, कपिल देव, ये उस समय भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे। जो भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 का विश्व कप जीता था, इस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। और साथ ही हमने हराया किसको था? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको? वेस्ट इंडीज को हराया था, याद रखेंगे। 1983 के विश्व कप में इंडिया ने 183 रन बनाए थे और 143 पर वेस्ट इंडीज को रोक दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी पूछा है 2022 में शून्य अभियान किससे संबंधित रहा है? निम्नलिखित में से जो शून्य अभियान है सर, ये किससे संबंधित रहा है? तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा नीति आयोग। क्या दिया होगा सर? नीति आयोग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नीति आयोग है साथी, ये एक संस्था है, इसके द्वारा 2022 में शून्य अभियान की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी सर? तो सितंबर माह में की गई थी। इसको भी याद रखेंगे, कब की गई थी? सितंबर माह में इसकी शुरुआत की गई थी नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी। कब साथी? 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ पूछ लेगा आपसे। क्या पूछेगा? सीईओ। तो आप याद रखेंगे BVR सुब्रमण्यम। क्या याद रखेंगे? BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष पूछे तो याद रखेंगे उपाध्यक्ष इसके हैं सुमन बेरी, और अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, ये भी याद रखेंगे। योजना आयोग आपका 5 वर्षों के लिए कार्य करता था, लेकिन नीति आयोग आपका 3 वर्षों के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था हमसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? क्या कह रहा है सर? जो 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा त्यागी गई थी? तो आप सभी याद रखेंगे, उस समय बाबा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस उपाधि को त्याग दिया था। किसको? जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनके द्वारा ये उपाधि त्याग दी गई थी, क्योंकि इस समय लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया था। ठीक है, जनरल माइकल ओ डायर ने उस समय जब पंजाब का आपका गवर्नर हुआ करता था, उसने जनरल आर डायर को कह करके गोलियां चलवा दी थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्यागी किसने थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर नाइटहुड की उपाधि देता कौन है? तो इंग्लैंड का जो क्राउन होता है, कौन? इंग्लैंड का जो राजा होता है वही इसकी उपाधि देता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न पूछा था साथी, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे जनक पूछे और जनक का ही अर्थ क्या होता है साथी? पिता होता है। क्या होता है? पिता होता है। तो भारतीय संविधान का पिता या जनक कौन हो जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके जनक थे। ठीक है, याद रखेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या थे साथी? इसके जनक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था, गोदावरी किस राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है? यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन ऐसा पूछा था साथी, गोदावरी नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले किस राज्य से गुजरती है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले बात की जाए गोदावरी के उद्गम की। किसकी सर? उद्गम की। ठीक है सर, उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सर महाराष्ट्र में कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में होता है सर नासिक में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में त्रियम्बकम की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। याद रखेंगे त्रियम्बकम होगा या फिर महाबलेश्वर, इसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक से ही इसका उद्गम होता है। और याद रखेंगे इस जब ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है सर तो इससे पहले ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले एक संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखेंगे। कौन कौन सी नदियाँ सर? आपकी गोदावरी नदी और आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी। ये दोनों मिलकर के संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती हैं जब ये आपके समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इससे पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो याद रखेंगे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको आप लोग संतुलित कर लेंगे, MgO बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, इसको आज आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसको संतुलित भी कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे पूछा था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो बात की जाए दिलवाड़ा के जैन मंदिर की, सर ये सबसे पहले तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर ऑप्शन में राजस्थान न दिया जाए सर तो क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे माउंट आबू। क्या लगाएंगे? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में, ये इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि माउंट आबू पे स्थित है राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा सर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्या पूछेगा, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है सर इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप लोग याद रखेंगे इसका निर्माण करवाया था राजा बिमल शाह ने। किसने? राजा बिमल शाह हुआ करते थे, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जैन धर्म के लिए एक विशेष मंदिर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा था? नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे एडमिरल हरि कुमार। कौन? एडमिरल आर हरि कुमार। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, एडमिरल आर हरि कुमार इस समय आपके भारतीय नौसेना के क्या हैं? भारतीय नौसेना के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि नौसेना प्रमुख है। इसके अलावा सर नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 4 नवंबर को। ठीक है, 4 नवंबर को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत हमने जो आपका कराची बंदरगाह था इसको नेस्ते नाबूद किया था। इसी के साथ 4 नवंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सर 1971 में पाकिस्तान की कराची को नेस्ते नाबूद किया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे सर? तो आर हरि कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर आपसे पूछा है, अलेक्जेंडर रीड ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी? देखो, अलेक्जेंडर रीड और एक व्यक्ति था टॉमस मुनरो। क्या नाम था? टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस रो नहीं, यहाँ पर टॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने मिलकर के एक व्यवस्था लागू की थी जिसे नाम दिया था रैयतवाड़ी। क्या नाम दिया था? रैयतवाड़ी। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, रैयतवाड़ी इन्होंने लागू की थी और कहाँ पर की थी? तो याद रखेंगे मद्रास में। कहाँ पर सर? मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी यहीं पर इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ये एक किसानों की भू राजस्व व्यवस्था थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन था? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इसके अलावा सर याद रखेंगे आपकी स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पश्चिम बंगाल में लागू किया था, इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछ रहा है कि संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? क्या पूछा था? व्याख्याता पूछा था या फिर कुछ और पूछा था? इसी तरह से क्वेश्चन मिल पाया है, तो आप याद रखेंगे व्याख्याता अगर पूछा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में ना हो तो आपको न्यायपालिका दिया होगा। क्या दिया होगा सर? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर व्याख्याता पूछा है। ठीक है, अगर व्याख्याता पूछा है तो न्यायपालिका। अगर पूछा है निर्माणकर्ता,
निर्माणकर्ता पूछा है तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा सर? राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान का जब कोई कानून बनता है उस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। व्याख्याता पूछे यानी कि व्याख्या करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यानी कि पूछ ले निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा? अंतिम सिग्नेचर किसने कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था नींबू और संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कई बार ये क्वेश्चन करवाया है सर, इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड, या फिर इसी को लोग कहते हैं साइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं सर? इसी को सिट्रिक या फिर इसी को साइट्रिक एसिड कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, यानी कि नींबू और संतरा में भी यही पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था 2023 में भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो बात करें इंडियन ओलंपिक कमेटी, किसका? IOC का। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी यानी कि भारतीय ओलंपिक समिति की बात की जाए सर, तो 2023 में इसकी हाल ही में अध्यक्ष बनी है श्रीमती PT ऊषा। ये पहली बार हुआ है इतिहास में भारतीय ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कोई महिला इसकी क्या बनी हो? अध्यक्ष बनी हो। ठीक है, याद रखेंगे, क्या बनी हो? महिला कोई अध्यक्ष बनी हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। PT ऊषा जो कि आपकी पयोली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं, भारतीय महिला धाविका है। ठीक है, ये क्या बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की क्या बनी है सर? भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात की जाए PT ऊषा कौन है, तो हमने बताया कि ये एक धाविका है। इसके अलावा इनको हाल ही में राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। कहाँ पर सर? इन्हें हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया गया था। किसके द्वारा? तो उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे आपके, शायद कौन थे, तो आप उनको ध्यान रख लेंगे, शायद रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, हालांकि इसको आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ये राज्यसभा में मनोनीत हैं, ये तो सही है, लेकिन किसने किया था ये पता नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको कंफर्म कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PT ऊषा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री है? ठीक है, मुख्यमंत्री पूछा होगा या फिर नेता पूछा होगा, इस तरह से रियल क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में एक बच्चे ने बताया था सर, पूछा था, तो याद रखेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के क्या है सर? CM है। CM यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, पार्टी कौन सी है इनकी पार्टी है सर कांग्रेस। कौन सी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। कांग्रेस पार्टी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एक कांग्रेस के दिग्गज नेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? क्या कह रहा था सर? बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? देखो, अगर बात की जाए हिंदू महीनों की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाख। क्या हो जाएगा सर? बैसाख। ठीक है, बैसाख में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके अलावा यदि बैसाख ना दिया हो तो अक्सर ये बैसाख जो माह है ये आपका मई में पड़ता है। कब पड़ता है सर? तो मई में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बैसाख माह में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बैसाख न दिया हो तो मई आप इसका राइट आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? यदि आपने कल की क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर जरूर दिलवाएगा। ठीक है, कल की क्लास में मैंने डिटेल से आपको बताया था, साक्षरता बताई थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बताया था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बताया था, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताया था, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बताया था। तो याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता सर किसकी है? तो केरल की है, सभी को पता है। सर कितनी है? तो याद रखेंगे 94%। कितनी? 94%। ओवरऑल जो केरल की साक्षरता है इसमें 100 में से 94 विद्यार्थी 94 जो व्यक्ति हैं वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है सर? केरल की है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपने कल की क्लास से ही आया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा है भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वायुसेना प्रमुख। तो याद रखेंगे VRR चौधरी। कौन सर? VRR चौधरी वर्तमान में क्या है सर? ये वायुसेना प्रमुख है। सर ये कौन है? ऑप्शन में तो BR चौधरी था ही नहीं, तो याद रखेंगे आपको दिया होगा विवेक राम चौधरी। क्या दिया होगा? विवेक राम चौधरी। ठीक है, इसी का यही इसका फुल फॉर्म है। इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? BR चौधरी कहते हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, और भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है। ठीक है, पहले नंबर पर USA है, दूसरे पर आपकी रसिया की सेना है, इसके बाद तीसरे पर आपकी इंडिया की है। ठीक है, चाइना को हमने पछाड़ दिया है, हमारी वायुसेना तीसरे नंबर की विश्व की सबसे ताकतवर वायुसेना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी कौन होता है सर? तो आप लोग याद रखेंगे ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक है, सबसे बड़ा एडवोकेट जो होता है कौन होता है? तो याद रखेंगे इसको, ये आपका महान्यायवादी होता है। सर वर्तमान में कौन है? तो याद रखेंगे R वेंकट रमणी। कौन है? R वेंकट रमणी वर्तमान में ये क्या है?
भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, या फिर यही इसी को कहा जाता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। क्या कहा जाता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है सर? आर वेंकट रमणी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सर पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा था? विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल की बात की जाए सर, ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर सर? कोलकाता में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, जब अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी तो इसी विक्टोरिया मेमोरियल के तहत अंग्रेज पहले सरकार चलाते थे। उसके बाद 1911 में दिल्ली में राजधानी बनाने की घोषणा की। इसके बाद 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी थी। ठीक है, इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी और इसी विक्टोरिया मेमोरियल के द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सर धमेक स्तूप की बात की जाए तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ यदि ऑप्शन में ना दिया हो सर तो आपको वाराणसी दिया होगा। क्या दिया होगा? वाराणसी दिया होगा। यदि वाराणसी भी नहीं दिया था तो आपको उत्तर प्रदेश दिया होगा। ठीक है, क्या दिया होगा? उत्तर प्रदेश। तो धमेक स्तूप की बात की जाए सर कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में। ठीक है, याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्तूप है। किसका? बौद्ध धर्म का। और किसने बनवाया था? तो ये भी याद रखेंगे। इसका माना जाता है कि निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था सर? अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखो जो कार्यपालिका होती है अनुच्छेद 53 में लिखा है। कहाँ पर? अनुच्छेद 53 के क्लोज कुछ में लिखा है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 53 में लिखा है जो आपका कार्यपालिका है इसका प्रमुख कौन होगा, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा? तो आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपका प्रेसिडेंट इसका अध्यक्ष हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के 3 में लिखा है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या कह रहा है सर? जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा एसिड सर? एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड यानी कि इसी को हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसी का रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। ठीक है, ये खट्टे पदार्थों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये खट्टे पदार्थों से विटामिन सी मिलती है। और जो हमारे दांतों में क्या बोलते हैं उसको, दांतों में जो आपका सड़न लगने लगता है उसी से बचाने में ये सहायक होती है। ठीक है, याद रखेंगे। जब हमारे दांतों में मवाद वगैरह आने लगता है, पस क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उसी को बचाने के लिए विटामिन सी सहायक होती है, जो कि खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सती निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? देखो साथी ये भी कल क्वेश्चन करवाया था। यदि ब्लू टू रेड बोले, क्या बोले? ब्लू टू रेड बोले तो इसको बोलेंगे आप अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल, यानी कि एसिड। ठीक है, अम्ल। क्या बोलेंगे? एसिड। ब्लू टू रेड बोले तो आपको बार याद रखना है। क्या याद रखना है? बार। ठीक है, बार। ठीक है, और यदि रेड टू ब्लू, क्या बोले? लाल को नीला कौन करता है? तो आपको राब याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? राब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ब्लू टू रेड, ए से क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और यह इससे क्या हो जाएगा? ए से अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक बार पुनः देखते हैं। जो आपका ब्लू टू रेड बोले, क्या बोले? नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे? लाल कर दे, तो इसको बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक है, एसिड। ठीक है, लेकिन अगर रेड टू ब्लू बोले, क्या बोले? रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू बोले तो इसको याद रखेंगे RBB। क्या याद रखेंगे? RBB। बी का मतलब यहाँ पर क्या है? बेस। और बेस क्या होता है सर? आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इस पे इसकी ट्रिक बना लेंगे बार, और इसकी याद रखेंगे RBB। क्या याद रखेंगे? RBB। ठीक है, जब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसमें अम्ल होता है, लेकिन जो आपका लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर शरद कमल अचंता किस खेल से संबंधित है? सर शरद कमल अचंता की बात की जाए तो ये भारत के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेबल टेनिस के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टेटे के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेंगे। सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो शरद कमल अचंता जो कि आपके टेबल टेनिस के एक भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था बल्ब में लगा तार। ठीक है, लगातार नहीं, यहाँ पर लगा हुआ, यानी कि लगा और आपका तार। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर था। ठीक है, बल्ब में लगा तार किसका बना होता है? ठीक है, या तो आपको ऑप्शन दिया होगा टंगस्टन। क्या दिया होगा? टंगस्टन। या तो इस तरह से ऑप्शन दिया होगा टंगस्टन, या फिर आपको ऑप्शन ना दिया होता इसको, तो आप याद रखेंगे इसको फिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, तो आप इसको देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। बल्ब में लगा हुआ तार किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसको कहते क्या है? तो याद रखेंगे इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा की बात की जाए ये सर फतेहपुर सीकरी में। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, इनमें कोई रुक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पर है सर? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी। सर किसने इसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। कब करवाया था? तो 1571 में करवाया था। कब करवाया था? 1571 में। और सर किस लिए करवाया था? तो गुजरात विजय के लिए। किसके लिए? गुजरात विजय के लिए, ठीक है। याद रखेंगे, इसकी डेट कंफर्म नहीं है, आप लोग डेट पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बुलंद दरवाजा की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर इसको आप लोग याद रखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राज्य हड़प नीति की सिद्धांत की बात की जाए तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। किसने? सर डलहौजी ने इसको प्रतिपादित किया था। सर इसके तहत सबसे पहले किसे हड़पा था? तो सतारा। किसको? सतारा एक आपकी रियासत होती थी, कहाँ की? महाराष्ट्र की, ठीक है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र की एक रियासत होती थी सतारा, इसी को सबसे पहले हड़पा गया था राज्य हड़प नीति के तहत, ठीक है। याद रखेंगे। कौन, किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डलहौजी ने आपके भारत में क्या क्या चलाया है? तो आपकी ट्रेन चलाई है। क्या चलाई है? ट्रेन चलाई है। डाक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ठीक है। तार व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, ट्रेन का जनक, डाक व्यवस्था का जनक, तार व्यवस्था का जनक, या फिर राज्य हड़प नीति का जनक, ये कौन हो जाएगा? आपका डलहौजी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सर सानिया मिर्जा की बात की जाए ये आपकी टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी? टेनिस की। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, किसकी हो जाएंगी? टेनिस की। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इसकी उपविजेता रही हैं। क्या रही हैं? उपविजेता रही हैं, और भारतीय टीम के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास भी ले लिया है, ठीक है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर गंगा की सहायक नदी कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कौन नहीं है, ठीक है। क्या पूछा था? कौन नहीं है। तो याद रखेंगे गंगा की सहायक नदियों में यमुना है, यमुना है, इसके अलावा घग्गर है। कौन सी है? घग्गर है, ठीक है। घग्गर के अलावा एक आपकी सोन नदी है। बहुत सारी नदियाँ हैं जो आपकी, इनमें से जो भी ऑप्शन नहीं होगा उनमें से कोई मानस वगैरह करके कोई नदी थी, मानस करके इस तरह से, तो वो नदी आपकी इसकी सहायक नहीं है, ठीक है। गंगा की सहायक, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, घग्गर, सोन, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ, इनको याद रख लेंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व है? क्या पूछा था? किस केंद्र शासित, यानी कि ऐसी कौन सी यूटी है जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है? तो आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका दिल्ली है, कौन? आपका दिल्ली है। ये आपकी ऐसी यूटी है जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंतर्गत लगभग 11,000 लोग रहते हैं। कितने? 11,000 लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर हो जाएगा? किस केंद्र शासित प्रदेश में? सर सर्वाधिक जनघनत्व हो जाएगा आपका दिल्ली में, ठीक है। याद रखेंगे। इसके अलावा राज्यों में बात की जाए तो बिहार में ये आपको कल ही करवाया था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर नागालैंड राज्य कब बना था? क्या कह रहा है? नागालैंड राज्य कब बना था? तो याद रखेंगे कि संविधान संशोधन होता है 13वां संविधान संशोधन। कौन सा? 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके तहत 1962 में। कब सर? 1962 में। मैंने देखा है कोई टीचर इसको 16वां संविधान संशोधन बता रहा था, ठीक है। तो इसका ये गलत आंसर है, ठीक है। 16वां संविधान संशोधन तो हो ही नहीं सकता। 13वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में नागालैंड, ठीक है, नागा पीपल्स पार्टी की सहमति पर एक नया राज्य बना था, ठीक है। याद रखेंगे। तो 1962 में नागालैंड 13वें संविधान संशोधन के तहत भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना था, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था भीतरकनिका पशु विहार कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा था? भीतरकनिका पशु विहार। देखो हमने करवाया है आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क, या आपका पशु विहार पूछे या नेशनल पार्क पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। भीतरकनिका आपका, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? आप याद रखेंगे, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सर उड़ीसा में। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कहाँ पर है? आपका ये भी उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा आपका पड़ता है वो कौन सी झील है? चिल्का झील नेशनल पार्क, वो भी आपका उड़ीसा में, उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी भगत सिंह जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? ठीक है। अब इनके लिए तो ये शब्द बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, ठीक है। ये भारत की आन बान शान थे, भारत को आज़ादी देने के लिए छोटी सी उम्र में फांसी पर झूल गए थे भगत सिंह जी को। आपको याद रखेंगे 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों भारत के शेरों को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? सर कुंभलगढ़ के किला की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, राजस्थान में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे,
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सर, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कैसे दिया गया है। ये हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। भारत के एक पहलवान थे, कौन थे? पहलवान है ये, बहुत पुराने हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? सर सज्जन सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सज्जन सिंह नामक एक पहलवान हुआ करते हैं भारत के, जो आपके 60 के दशक में हुआ करते थे। वर्तमान में इनकी उम्र 88 वर्ष है। ठीक है, याद रखेंगे। इन्हीं को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत के पहलवान है, सज्जन सिंह पहलवान है, याद रखेंगे। इनको भारत के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था, मूसी नदी किस राज्य से होकर बहती है। सर, मूसी नदी की बात की जाए तो इस नदी के किनारे एक शहर स्थित है, बहुत प्रसिद्ध। क्या है? हैदराबाद। ठीक है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। तो ये अब हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तेलंगाना राज्य से होकर बहती है आपकी मूसी नदी, जो कि हैदराबाद इसी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था सर, बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे, ये सर हो जाएंगी कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में ये आपकी बादामी की गुफा हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट रहस्यमयी गुफाएं हैं। यहाँ पर एक विभिन्न प्रकार की ध्वनि की आपका उल्लेख मिलता है, जो सारे गामा पाधानी वाला ध्वनि है, ये इन्हीं बादामी की गुफाओं में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे, टाइप नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी आपको एनालिसिस करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, आप क्लास को लाइक कर देंगे, दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज थोड़ा यात्रा के कारण क्लास आपकी थोड़ी लेट भी हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, देखते रहिए GSF बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। जय हिंद। मिलते हैं कल।